नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन बनते हैं और इनके खोजकर्ताओं के बारे में कैसे पूछा जाता है और आवेश और इनके जो द्रव्यमान होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपने हमारी लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। तो आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात कैसे करते हैं या फिर परमाणु के अंदर इनकी उपस्थिति कहां पर होती है। जैसे कि मैंने बताया था, जो तत्व की या किसी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है और परमाणु के अंदर ही ये सभी कण उपस्थित होते हैं। चलिए मैं आपको लिखा देता हूं। तो आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक होता है आधुनिक भौतिकी प्लस रसायन विज्ञान। दोस्तों थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो आपको थोड़ा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे कराएंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया था कि परमाणु के अंदर होते हैं ये, लेकिन एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इसकी जो उपस्थिति होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो उपस्थिति होती है वो परमाणु के अंदर कहां होती है। तो ये होता है हमारा परमाणु और इसके अंदर होता है, ये होता है हमारा नाभिक। ये परमाणु होता है और इसके अंदर होता है हमारा नाभिक। आपसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो आप कहोगे रदरफोर्ड ने। अगर बात की जाए कि इसकी खोज की तो आप कहोगे रदरफोर्ड। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये क्लियर होता। अब हम बात करते हैं कि इसका जो नाभिक होता है उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर बात की जाए कि नाभिक के बाहर क्या पाया जाता है भाई, तो बाहर कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि परमाणु के नाभिक के अंदर निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता या कौन सा कण नहीं पाया जाता, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जबकि परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पाए जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं जो परमाणु के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी उपस्थिति किस प्रकार होती है और उनसे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। दो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, दोनों जरूरी हैं, दोनों आप नोट कर लीजिए और ध्यान से देखिए। तो पहला होता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण, दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, विपरीत होता है। इतना ही लिख लीजिए बस। देखो, चक्रण का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन घूम किस रहे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह घूम रहा होगा तो दूसरा हमारा कुछ इस तरह घूम रहा होगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत घूम रहे होंगे। तो आपको समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट किस प्रकार बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है हमारा कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा शून्य होती है। तो दोनों पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, किसी तत्व या किसी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी परमाणु होती है। अब आपको परमाणु संबंधित या फिर तत्व संबंधित काफी सारे क्वेश्चन जानने होते हैं, जैसे कि तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, या फिर वर्तमान में टोटल हमारे कितने तत्व होते हैं, या फिर तत्वों में जो तत्वों को जो आवर्त सारणी में रखा जाता है तो उस आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो हमारा पहले ये जानना जरूरी होता है कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण
इस तरह आपसे पूछ लिया है तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डॉव रेनर। डॉव रेनर ये एक वैज्ञानिक ने, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाएगा इन्हीं से संबंधित कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, तत्वों के वर्गीकरण संबंधित एक त्रिक का नियम किसने दिया था? तो आप कहोगे डॉव रेनर ने। तो इन्होंने एक नियम भी दिया था त्रिक, त्रिक का नियम, तो मैंने आपको लिखा दिया है। और दोनों क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इन्हीं संबंधित एक नियम और होता है जिसे हम कहते हैं अष्टक का नियम। अष्टक नियम, अष्टक का नियम, या फिर कह सकते हो लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव दोनों में से किसी प्रकार से आपसे पूछ लिया है कि भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव या फिर अष्टक का नियम किसने दिया था, तब आपका आंसर रहेगा न्यूलैंड ने। न्यूलैंड्स ने। दोनों का मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार 2 पॉइंट बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब हम जानेंगे जो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी होती है उसमें तत्वों को रखा जाता है, तो आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? इससे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई मूल आवर्त सारणी या फिर सर्वप्रथम किसने निर्माण किया था, और दूसरा हो जाता हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैं आपको लिखा देता हूं। तो पहला पॉइंट बनता है हमारा कि मूल या कह सकते हो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण, सारणी का निर्माण मेंडलीफ का नाम जो होता है काफी लोगों ने सुना होगा, मेंडलीफ का नाम। तो मेंडलीफ जो थे उन्होंने सर्वप्रथम किया था, मेंडलीफ, क्योंकि ये तो हमारे 12th में भी खूब भर भर के पूछा जाता है। चलिए एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, इन्होंने आवर्त सारणी में जब तत्वों को रखा था किस आधार पर रखा था, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मैं आपको बता देता हूं, इनका जो आधार था तत्वों को रखने का वो था हमारा परमाणुवार। परमाणुवार। अच्छा चलिए दूसरा आ जाता है हमारा कि आधुनिक, क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले तो मेंडलीफ ने किया था। अब बात करते हैं आधुनिक यानी कि मॉडर्न आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण, सारणी का निर्माण। अगर इस तरह पूछ लिया है तब आप कहोगे एक मोस्ले नाम के एक वैज्ञानिक थे, मोस्ले, उन्होंने किया था, मोस्ले। भाई देखो इन्होंने निर्माण तो कर दिया, अब पूछ लिया ये जाता है कि निर्माण तो कर दिया लेकिन आधार क्या था इनके, जैसे कि मेंडलीफ का मैंने आधार बताया था, इसी तरह मोस्ले ने भी आधार दिया था। तो इसका जो आधार था हमारा वो था परमाणु क्रमांक, क्रमांक। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया। अच्छा थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद ये बता दूंगा कि भाई परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों इन्होंने आवर्त सारणी बनाई, उनमें तत्वों को रखा, लेकिन अब बात यहीं तक खत्म नहीं होती। अगला क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि भाई वर्तमान के जो एक करंट के अनुसार या वर्तमान के अनुसार अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, या फिर वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, वर्तमान में तत्वों की संख्या में, तत्वों की संख्या की संख्या 119 होती है। अगर बोले 119 लिखी कैसे जाएगी, तो 118 प्लस 1 119। अब देखिए मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि जो पहली सारणी थी, मतलब जो आवर्त सारणी थी उसमें 118 दी थी, लेकिन एक तत्व की खोज और की जा चुकी है। जैसे मैंने बताया था, जैसे एक अवस्था की और खोज की जा चुकी है, उसी तरह एक तत्व की खोज और की जा चुकी है। जो 119वां जो तत्व होता है हमारा, जो UUE होता है, जिसका मैं पूरा नाम भी बताऊंगा आपको, UUE। अगर बात किया इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है अनअनएनीमियम,
इसका पूरा नाम होता है एनीमियम। एनीमियम इसका पूरा नाम होता है। अब बात दोस्तों लास्ट के तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, एक दो तो मालूम होने चाहिए, क्योंकि जो 118वां तत्व होता है उसका नाम होता है UUO। इसका मतलब होता है अनऑक्टिमियम। अनऑक्टियम। अनऑक्टिमियम। अच्छा दोस्तों, यहां तक आपको मालूम पड़ गया। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना बताऊंगा, लेकिन अभी तक उस बात का जिक्र नहीं हुआ है। चलिए उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, बस आप एक बार देखिए और आप भी चुटकियों में निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यूं निकल जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए और थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हो। अच्छा देखिए, जैसे कि मैंने बताया था अब तक वर्तमान में 119 तत्व हैं। चलिए जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, ऐसे काफ़ी तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, कैल्शियम, बहुत सारे तत्व होते हैं, आपने सुना भी होगा। लेकिन हम बात करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं और परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इन सभी बातों पर। देखिए जैसे मैं कोई एक तत्व ले लेता हूं, जैसे कि मान लो कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा C। अगर बात की जाए इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 14 और परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। यह हमें कैसे मालूम पड़ेगा? यह हमें मालूम पड़ेगा आवर्त सारणी से, या फिर कभी आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई इस तरीके से कोई एक अवस्था दिया हो, किसी तत्व को दिया होगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, या फिर इसका परमाणु भार कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो इसके सिर पर होता है ना, यानी C के जो सिर पर होता है वो होता है हमारा परमाणु भार। परमाणु भार यानी आप कह सकते हो कि कार्बन का परमाणु भार 14 है। अगर बात की जाए परमाणु क्रमांक की, तो इसके जो नीचे होता है वो होता है हमारा परमाणु क्रमांक। ये होता हमारा परमाणु क्रमांक। तो ये तो सिंपल है भाई, लेकिन यहां तक तो सिंपल है कि इसे परमाणु भार कहते हैं, इसे परमाणु क्रमांक। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें, तो मैं आपको बता देता हूं। जो हम इसे रिलेट करते हैं, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है उसे हम Z से रिलेट करते हैं, और जो परमाणु भार होता है उसे A से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? A से। तो देखिए भाई इतना तो आपको पता पड़ गया कि परमाणु भार को A से रिलेट करते हैं और परमाणु क्रमांक को Z से। अब इसका छोटा सा, बस छोटा सा चीटी के बराबर आपको एक फॉर्मूला है, वो याद कर लीजिए, चुटकी में निकालोगे आप। देखिए Z बराबर E बराबर P, यानी कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E। Z का मतलब पता है, परमाणु क्रमांक होता है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, P का मतलब प्रोटॉन होता है। बताइए कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, नो डाउट। अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। A बराबर P प्लस N। अब देखिए यहां पे क्या होता है, हमें पता है A बराबर हमारा परमाणु भार हो जाता है और P बराबर प्रोटॉन हो जाता है, N बराबर न्यूट्रॉन हो जाता है। अब देखिए इसका मतलब ये होता है, जो Z होता है इसका मतलब पता है परमाणु क्रमांक होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बराबर होते हैं ना, वह परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे तो वो परमाणु भार के बराबर हो जाएंगे। सिंपल सा। अब देखिए अब हमें पता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि E बराबर 6 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, P बराबर 6 होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे दिया गया है Z बराबर E बराबर P, यानी कि Z इक्वल टू E इक्वल टू P। इसका मतलब तीनों का मान समान होता है, यानी हम 6 को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। अच्छा इतना मालूम पड़ गया। अब हम बात करते हैं, भाई हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकाल लिया, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखिए सिंपल जी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर देते हैं। दोस्तों एक्चुअली में थोड़ी सी हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बस हमारी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है हमें, प्रोटॉन की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हमें पुट कर देने। तो A का मान दिख रहा है हमें, A का मान होता है परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना हमारा 14, तो यहाँ पे हम 14 रख देंगे, और P बराबर हमारा होता है 6 प्लस N। अब देखिए जब हम 6 का पक्षांतर करेंगे तो 6 हमारा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 14
-6 बराबर n। तो n का मान हम निकालेंगे तो n का मान हमारा निकल जाएगा 8। देखिए तो 14 में से हम 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और ये हमारा n का मान। यानी आप कह सकते हो कि कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप पता ही है। चलिए अब देखते हैं ऐसी तरह दूसरा तत्व लेते हैं, जैसे कि सोडियम ले लीजिए आप, सोडियम ले लीजिए। तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है Na, सबको पता है ये तो। चलिए तो इसके जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। अगर बात की जाए परमाणु क्रमांक की तो वो होता है हमारा 11। चलिए ये एग्जामिनर आपको वहीं पे लिख के दे गया होगा, तो यहां पे हम इसे लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से। Z बराबर E बराबर P, और यहां पे जो होता है ये होता है हमारा परमाणु भार, परमाणु भार, जिसे हम किससे रिलेट करते हैं, A से। अब देखिए यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया था A बराबर P प्लस N, तो बस हम कह सकते हैं भाई E का मान हमारा 11 है और P का मान भी 11 है। तो क्या हम यहाँ पे मान नहीं रख सकते, इतना भी नहीं कर सकते, इतना तो हम कर ही सकते हैं। जैसे कि हमें पता है A का मान हमारा 23 है, 23 रख लीजिए। P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान 11 रखे, तो 11 रख दीजिए बराबर प्लस N। अब जब 11 को इधर लेके आएंगे तब माइनस का हो जाएगा, तो वही करना हमें बस, 23 माइनस 11 बराबर N। अब जब 23 में से 11 घटाएंगे तो हमारा 12 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हमने सीधी सीधी इसमें वैल्यू पुट कर दी। अगर हम 11 में थे मतलब 23 में से 11 घटाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा 12। तो 12 क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। यानी आप कह सकते हो सोडियम में जो न्यूट्रॉन की संख्या वो कितनी होगी, 12 होगी। अगर पूछा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो तो हम देखते ही निकाल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कि परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, तो वो हमें दिख रहा है 11। चलिए एक ऐसे कोई और दूसरी वैल्यू देखते हैं। तो एक और तत्व लेते हैं, जैसे कि कोई भी ले लीजिए आप, चलो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन तो उसमें जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। अगर बात की जाए परमाणु क्रमांक की तो वो होता है हमारा 8। चलिए इतना आपको दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, जो परमाणु भार होता है उसे हम A से रिलेट करते हैं और जो परमाणु क्रमांक होता है उसे Z से। तो वही सिंपल फॉर्मूला में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। अगर बात की जाए इसकी तो ये होता है Z बराबर E प्लस E इक्वल टू P। यानी कि जो हमारे परमाणु क्रमांक दिया होता है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। बस अब क्या आता, वैल्यू पुट कर दो। हमें पता है कि E बराबर कितना हमारा 8 है, P बराबर कितना है 8 है। तो यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू नहीं रख सकते हैं भाई, तो रखिए। तो A का मान कितना है 16 बराबर P की वैल्यू हमें पता है 8 है, तो हमने यहाँ 8 रख दी प्लस N। तो N का मान ही तो निकालना है, यानी कि न्यूट्रॉन तो निकालने, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हमें पता ही है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ 8 का पक्षांतर करेंगे तो 16 माइनस के 8 बराबर N। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन होता है उसमें न्यूट्रॉन 8 होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 8 होते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात आप कॉमन देखिए, थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि इसमें जो परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक का दोगुना होता है, और उनमें क्या था, थोड़ा सा अलग डिफरेंस था। तो इस चीज को नोटिस कीजिए, जब हमारा परमाणु भार परमाणु क्रमांक से दोगुना हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान समान होता है। ये पॉइंट आप नोट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी भी कोई ऐसी आपको कोई भी तत्व आता है तो आप देखते ही उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए तो ये पॉइंट लिख लीजिए, जब किसी तत्व में परमाणु भार परमाणु क्रमांक का दोगुना होता है, क्रमांक का दोगुना होता है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान समान होता है, का मान समान होता है।
दोस्तों इसमें क्या है, देखो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बस छोटा सा कुछ भी ज़्यादा टाइम की बात नहीं। देखिए यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जब इतनी वैल्यू दी होगी तो इसमें से डायरेक्ट घटा देना, सिंपल सी न्यूट्रॉन का मान निकल जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आदत हो जाएगी, तो आप इसमें से इसको मान घटा दो, सिंपल सी जो वैल्यू आएगी वो हमारे न्यूट्रॉन की आ जाएगी। चलिए ये आपको पता पड़ गया। अब बताओ क्या आप चुटकियों में नहीं निकाल सकते? नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई इनका प्रयोग क्या होता है, तो मैं आपको लिखा दूंगा और उनके नाम भी बता दूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों क्या होता है कि अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो देखो थोड़ा टाइम तो खराब होता है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ पूरी देख लें तो हमें पूरी तरह मालूम पड़ जाता है कि इसकी पूरी नॉलेज क्या होती है। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रयोग लिखाता हूं। प्रयोग जो कि हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे पहले होता है हमारा C14, इसका मतलब होता है कार्बन डेटिंग। अब इसका प्रयोग कहां पर होता है, मैं 2-3 वर्ड आपको लिखा देता हूं, फिर उसके बाद उनके प्रयोग बताऊंगा। एक होता है C14, एक होता है CO60, फिर उसके बाद I31, AS74, एक होता हमारा U235। अब देखिए पहले मैं आपको इनके नाम लिखा दे रहा हूं, जो इसे कहेंगे हम कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जो C14 होता है इसे कहेंगे कार्बन डेटिंग। अगर बात की जाए इसकी तो इसे कहेंगे हम कोबाल्ट 60। चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसे कहेंगे आयोडीन 31। आयोडीन 31 और इसे कहेंगे आर्सेनिक 74। अब बात की जाए इसकी, इसे हम यूरेनियम डेटिंग कह सकते हैं और यूरेनियम 235 भी कह सकते हैं। यूरेनियम डेटिंग। चलिए तो इनके प्रयोग पे बात आ जाती है। तो प्रयोग किस प्रकार होता है, देखिए तो जो हमारा सबसे पहला है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। आपने देखा होगा जैसे हिस्ट्री में हमारे कुछ सभ्यताएं होती हैं तो उन सभ्यताओं के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये सभ्यता इतनी 1000 साल पुरानी है, दूसरी सभ्यता इतनी साल पुरानी, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, कार्बन डेटिंग कैसे ज्ञात करते हैं भाई। देखिए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें घोड़े की अस्थियां मिलती हैं किसी जगह से मनुष्य की अस्थियां मिलती है, तो उन अस्थियां, उन्हें तो बोलते हैं हम जीवाश्म, तो उन अस्थियों का हम कार्बन डेटिंग से परीक्षण करते हैं। तब उसके बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि ये अस्थियां यानी ये जो समय काल रहा है उनका कितना पुराना है। चलिए तो मैं आपको लिखा देता हूं, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता पड़ गया कि जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी हमारी अस्थियां मिल जाती है या कुछ भी उससे जीवाश्म मिल जाता है तो उसे इस विधि के द्वारा उसकी आयु ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं कोबाल्ट 60, तो इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं आयोडीन 31। तो आयोडीन 31 का प्रयोग किया जाता है घेंगा के उपचार में। घेंगा के उपचार में। घेंगा क्या होता है दोस्तों, हमारे जो गले में होती है एक थायराइड ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि में आयोडीन कमी के कारण एक घेंगा नामक रोग होता है, उसके उपचार में आयोडीन 31 का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्सेनिक 74। तो आर्सेनिक 74 में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं। ट्यूमर का पता लगाने में। अब लास्ट वाला आ जाता है हमारा यूरेनियम डेटिंग। तो इसका प्रयोग करते हैं हम
जैसे पहाड़, पृथ्वी और जो चट्टानें होती है उनकी जो आयु ज्ञात करते हैं ना, आपने देखा होगा किताबों में लिखा आता है कि भाई हिमालय इतने वर्ष पुराना या फिर अरावली पर्वत इतने वर्ष पुराना। तो क्या मनुष्य ने जब तक जन्म ले लिया था? नहीं ना। तो वो इसी परीक्षण से उनकी आयु ज्ञात करते हैं उनके कुछ तत्वों द्वारा। देखिए तो मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे पृथ्वी, पर्वत, पहाड़ और जैसे कुछ चट्टानें होती हैं आदि की आयु ज्ञात करने में, आयु ज्ञात करने में दोस्तों मेन बात होती है वो हमारी ये होती है कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। हमें नहीं जानना होता है कि भाई कैसे कैसे परीक्षण क्या होता है, ये फिजूल की बात है, हमारे क्वेश्चन में नहीं आती। क्वेश्चन में आती है तो ये कि यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है और आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये सब तो हमारे जो पॉइंट जरूरी होते हैं हम उन्हीं पर ध्यान देते हैं। तो चलिए आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल मिलते हैं आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छी वीडियो के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।